आदर्श, मैंने अनम्यूट किया आपको। हेलो। हाँ आदर्श, बोलिए, क्या डाउट है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हम लोग कल कल की क्लास में हम किया था कॉम्प्लेक्स एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं कॉम्प्लेक्स और हम्म। उसका आर्गुमेंट दिया था कॉम्प्लेक्स एक्स। हम्म। तो सर तभी आप बोले थे कि यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये समझ आ गया था। हम्म। और सर आप बोले थे कि जो कॉपी कंस्ट्रक्टर पर जो रिपीट होगा, हम्म। सर ये रिपीट कैसे होगा सर, ये समझ नहीं आ रहा। जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो फिर से एक्स बनेगा ना, एक और एक्स बन जाएगा ना। हर बार जब फंक्शन कॉल होता है तो उसको अलग मेमोरी मिलती है ना, उसके वेरिएबल्स फिर से बनते हैं ना। सर था यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आया, कॉम्प्लेक्स एक्स जब हम कर दिया तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर चल चल गया। मुझे ये बताओ, जब पहली बार कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बना होगा उसके अंदर। जी सर। फिर उसी एक्स के बनने पर फिर से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये दूसरा कॉल है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। जी सर। दोबारा मेमोरी मिली, इस दोबारा मिली मेमोरी में फिर से एक और एक्स बनेगा। सर ये समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई, इसमें फॉर्मूला, जब ये दोबारा फंक्शन चलेगा तो फंक्शन के अंदर एक्स नाम का लोकल ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? जी सर। तो फंक्शन जितनी बार कॉल होगा उतनी बार एक्स नहीं बनेगा क्या? लोकल वेरिएबल्स, लोकल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? फंक्शन जब चलता है, कॉल होता है, तो उसको मेमोरी मिलती है ना। जी सर। नहीं मालूम तुम्हें? ये समझ नहीं। अरे, तुमने सी नहीं पढ़ी ढंग से। बताओ तुम, लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी कब से कब तक रहती है? जब तक उसका फंक्शन चलता है, जिसको फंक्शन का उसको। तो फंक्शन जब कॉल होता है तो लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है कि नहीं मिलती? ये समझ गए। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसको मेमोरी मिलेगी, जी। इसको मेमोरी मिलेगी। अरे एक्स लोकल है कि नहीं है? लोकल। तो अभी तो तुमने बोला ना कि उसको मेमोरी मिलेगी। जी सर। फंक्शन कॉल होता है तो लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है ना। जी सर। तो फिर इस बात में क्यों डाउट हो रहा है तुमको कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एक्स को मेमोरी मिलेगी? इसमें क्यों डाउट हो रहा है? सेम ही तो बात है। जी सर। फंक्शन कॉल होगा तो एक्स को मेमोरी मिलेगी, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। तो अगर एक्स को मेमोरी मिलेगी तो दोबारा से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जी सर। दोबारा से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो फिर से एक्स को मेमोरी मिलेगी ना। जी सर। फिर एक्स को मेमोरी मिली तो फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना। जी सर। हाँ। तो ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। जी सर। अब आ गया? जी सर। ठीक है। थैंक यू। वेलकम। शुभंकर, बोलिए। हेलो सर। हाँ हेलो, बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग सर। जब हम फंक्शन मेंबर फंक्शन हम जब बॉडी के मेंबर फंक्शन हम जब क्लास में बनाते थे, उसमें इनलाइन रिक्वेस्ट रेज हो जाती है, तो हम उसका आउटसाइड बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स उसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के रखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में ऐसा कुछ है क्या? कंस्ट्रक्टर के बारे में भी सेम रूल रहेगा। कंस्ट्रक्टर भी अगर आप बाहर डिफाइन करेंगे तो उसके लिए इनलाइन रिक्वेस्ट अपने आप नहीं होगी। हाँ, थैंक यू सर। ये सादर तो आंसर मिला आपको कि नहीं मिला? ठीक है ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था कि वो क्या सिचुएशन होगी जब हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद बनाना जरूरी होगा। यस, तो इसमें आंसर मैं आपको दे देता हूं, क्या है इसका आंसर। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। अब शैलो कॉपी क्या होता है और डीप कॉपी क्या होता है, इसको समझिए जरा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, इसको ए बोल दो, इसको पी बोल दो। एक और ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको बोलता हूं O1 और इसको बोल देता हूं O2। क्लियर? और शायद इसके अंदर कुछ डेटा रखा होगा ए और पी में, और जब मैंने बनाया ऑब्जेक्ट O2 तो उसमें असाइन कर रहा हूं, O2 में असाइन कर रहा हूं O1, जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। ठीक है, कुछ होगा क्लास नेम, ऐसा कुछ। समझ आ रहा है क्या? तो अब आपको ये समझ आ रहा है कि O2 के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करते हैं उसी वक्त, तो बन रहे ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहां O2 में O1 का डेटा कॉपी होने वाला है, तो क्या होगा, ए का डेटा, O1 के ए का डेटा O2 के ए में आ जाएगा, और O1 के पी का डेटा O2 के पी में आ जाएगा। इसको बोलते हैं शैलो कॉपी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि पी एक पॉइंटर है, और क्योंकि पी एक पॉइंटर है, वो किसी लोकेशन को कर रहा था पॉइंट, और जब आपने डेटा को करा कॉपी, तो पी की वैल्यू यानी कि एड्रेस O2 के पी में चला गया, तो O2 का पी भी वही एड्रेस कंटेन कर रहा है जो O1 का पी कंटेन कर रहा है, इसलिए ये भी इसी लोकेशन को पॉइंट करने लगा। आई बात समझ? तो यहां पर O1 के पी के पास जो मेमोरी रिसोर्स है, वही रिसोर्स O2 के पी के पास हो गया। ये कॉपी बड़ी खतरनाक है। कल को मान लो दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, तो डिस्ट्रक्टर चल जाएगा, कोई भी एक। जैसे मान लो O1 डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो O1 के लिए डिस्ट्रक्टर चल जाएगा, और डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, पी जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसकी मेमोरी को रिलीज कर देगा। इमेजिन करिए, O1 का पी जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, जो ब्लू कलर से बॉक्स बनाया है, वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद O1 भी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन O2 तो एग्जिस्ट कर रहा है, और O2 के अंदर बैठा पॉइंटर P जिस जगह को पॉइंट कर रहा है वो जगह अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो P कहलाएगा डैंगलिंग पॉइंटर। P क्या कहलाएगा? डैंगलिंग पॉइंटर। ऐसा पॉइंटर कहलाता है डैंगलिंग पॉइंटर, कि पॉइंटर में जो पहले था वही अभी भी रखा है, लेकिन पहले वो वैलिड था, अब वो इनवैलिड हो गया, क्योंकि वो मेमोरी लोकेशन रिलीज हो गई। समझ में आया? तो ये प्रोग्राम के क्रैश होने का एक कारण बन सकता है।
तो ये जो प्रोग्रामिंग है शैलो कॉपी, ये तब ठीक है जब पॉइंटर्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर पॉइंटर्स इन्वॉल्व नहीं है तो डेटा एज इट इज कॉपी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ए का डेटा ए में कॉपी हुआ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे समय क्या होना चाहिए? ऐसे समय होना चाहिए डीप कॉपी। डीप कॉपी कैसे होगा? तो देखो भाई, कॉपी कंस्ट्रक्टर तो हमेशा शैलो कॉपी करता है अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर ने बनाया। कंपाइलर जो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाता है वो ऑलवेज क्या करता है? शैलो कॉपी करता है। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो आपके पास चॉइस है, आप कैसी भी कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप कोडिंग में ए का डेटा तो ए में कॉपी करते हो, ठीक है, लेकिन पी का डेटा पी में कॉपी नहीं करते हो। बल्कि आप क्या करोगे? पी जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, ऐसा है, और आप बना रहे हो कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये O1 है, ये O2 है। तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाओगे? आप कॉपी कंस्ट्रक्टर की जब कोडिंग करोगे ना, तो उसके अंदर ए में असाइन कर दोगे। देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनेगा तो यहां पर कुछ क्लास नेम जो था उसी नाम से कॉपी कंस्ट्रक्टर बनेगा, और इसके अंदर क्लास नेम का ही रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, दैट इज लेट्स से कैपिटल O। तो यहां पे आप लिखते हो कैपिटल O डॉट ए। अगर आप पी में कैपिटल O डॉट पी रख दोगे तो ये तो शैलो कॉपी हो जाएगा। हमें शैलो कॉपी नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले पी में असाइन करेंगे, मैलॉक की मदद से एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो पी में आ गया एड्रेस। अब पी O2 का पी एक नए ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? नए ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? स्टार पी, मतलब O2 का पी जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर O डॉट पी आएगा समझ में? अरे आपने पी का डेटा कॉपी करने की बजाय पी जिसको पॉइंट कर रहा है उसका डेटा कॉपी किया ना। ए का डेटा ए में गया, पर पी का डेटा पी में जाने की बजाय यहां नया ब्लॉक बना और ये डेटा इसमें गया। क्लियर हुआ? तो इसको बोलते हैं डीप कॉपी। तो जब आपको डीप कॉपी करानी हो तो कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद बनाइए। तो शैलो कॉपी डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में? इसलिए मैंने ये आपको करने के लिए दिया था। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोग ऐसे ही आगे होंगे। नहीं ऋषभ, मैंने पॉइंटर नहीं बनाया मैलॉक की मदद से। मैंने सिंपल एक इंट टाइप का ब्लॉक बनाया होगा। इंट भी हो सकता है, कोई और टाइप भी हो सकता है, पर मान लो कि इंट होगा। ऋषभ तुम्हारा डीएम में कमजोर है ऐसा लग रहा है। अभी O1 के पी में अलग एड्रेस है और O2 के पी में अलग एड्रेस है। शैलो कॉपी के केस में O1 O2 दोनों के पी में सेम एड्रेस था। मैंने आपको सिचुएशन समझा तो थी, मैंने कोड लिख के तो बता दिया आपको सारा। प्रोग्राम बनाएंगे तो यही तो लिखेंगे ना उसके अंदर। अब जब डिस्ट्रक्टर चलेगा, कोई जो ऑब्जेक्ट रिलीज हो रहा है उसी के मेमोरी रिसोर्सेज रिलीज होंगे, बाकी के नहीं होंगे, है ना? तो ये बेटर है ना? चलिए अब हम लोग अगली चीज समझते हैं। ऐड फंक्शन याद है? ऐड फंक्शन याद है आप लोगों को? लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पर, याद है सभी को, है ना? चलिए मान लेते हैं यहां पर मैं C1 C2 C3 तीन बना रहा हूं ऑब्जेक्ट्स। C1 C2 में डेटा भी रख लिया, C3 फिर C1 डॉट शो डेटा, C2 डॉट शो डेटा, C3 डॉट शो डेटा। समझ में आ रहा है सभी को? कोड पहले भी कर चुके हैं, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूं। चला के देखें, देखिए जरा क्या हो रहा है। C1 के अंदर 3 4 था, तो C1 के शो डेटा कराने पर A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4 प्रिंट हो रही है। C2 के अंदर 5 और 6 था, तो देखो C2 डॉट शो डेटा कराने पर 5 और 6 प्रिंट हो रहा है। पर C3 डॉट शो डेटा करा रहे हैं तो 8 और 10 प्रिंट हो रहा है, जो कि C1 C2 का सम है। देखो 3 + 5 8 हो गया, 4 + 6 10 हो गया। एनी डाउट? सभी को समझ में आ गया? अंकित बहुगुणा, आपको अनम्यूट किया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या आप मुझे लाइन सर नंबर 36 को एक्सप्लेन करके बता सकते हो? यस सर। बताइए। सर इसमें क्या हुआ, C3 जो है कॉम्प्लेक्स टाइप का मतलब ऑब्जेक्ट है, तो जो है C1 जो ऑब्जेक्ट है उसने आर्गुमेंट के रूप में C2 को ऊपर पास किया। तो जब वो पास हुआ किसने तो पास किया? यस सर C1। अंकित बहुगुणा, यू आर नॉट अ गुड लिसनर। चलो मैं किसी और से पूछता हूं। साधव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए लाइन सर नंबर C1 ने अपने ऐड फंक्शन को कॉल किया और उसमें हमने कॉम्प्लेक्स टाइप का C2 एज एन आर्गुमेंट पास किया, और जो भी ऐड फंक्शन से रिटर्न किया उसको हमने C3 में असाइन करवा दिया। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड, बिल्कुल एग्जैक्टली यही सुनना चाह रहा था। थैंक यू साधव। तो साधव ने जिन्होंने अच्छी तरीके से बताया, ये प्रूव करता है कि ही इज अ वेरी गुड लिसनर। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना अटके, बिना कुछ दाएं बाएं बोले, बिल्कुल वही चीज। अंकित का गलत इसलिए हुआ क्योंकि अंकित ने बोला C1 ने C2 को पास किया, C1 ने ऐड फंक्शन को कॉल किया। ये बात वो बोलना भूल गए थे। C1 ने ऐड फंक्शन को कॉल किया, उसमें C2 एज एन आर्गुमेंट पास हुआ। तो बात यह है कि C1 ने ऐड को कॉल किया, ठीक है, और C1 ने ऐड को कॉल किया, ये बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐड भी तो पिक्चर में है, उसको भी तो लाना पड़ेगा ना पिक्चर में।
और ऐड फंक्शन ने जो रिटर्न किया वो C3 में असाइन हुआ। देखो, मैं जब ये बोलता हूँ कि इसको एक्सप्लेन करो, तो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को नहीं समझ में आया है, पर मैं एक स्पेसिफिक तरीके से क्यों सुनना चाह रहा हूँ। हो सकता है आपका जवाब भी सही हो, जबकि आप उस तरीके से नहीं बोल रहे हो जिस तरीके से मैं सुनना चाह रहा हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो जाओगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस लाइन में जो क्रिटिकल चीजें हैं वो सारी की सारी हम एक लाइन में बोल पाए। जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप भी बेहतर इस लाइन को समझ पाते हैं और आप बहुत क्लियरिटी के साथ इस लाइन को इंटरव्यू रूम में एक्सप्लेन कर पाते हैं। वरना हम बोलते बहुत सारा है और उसमें से निकल के कुछ भी नहीं आता है। हो सकता है हम सही सोच रहे हो, लेकिन जब हम बता रहे हैं तो वो चीज प्रॉपर्ली कन्वे नहीं हो पा रही। तो मैंने आपसे ये कहा था कि इस लाइन को एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर जब आप बोलते हो C1 ने ऐड को कॉल किया तो आपको एक बात पता चलती है कि C1 कॉलर ऑब्जेक्ट है और ऐड उसका मेंबर फंक्शन है और C2 एक आर्गुमेंट है और ऐड का कुछ रिटर्न टाइप होगा, तो वो C3 में वैल्यू जा रही है इसलिए ऐड का रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स होगा और ऐड में C2 पास होगा इसलिए आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। इसी से हमें पता चला कि ऐड फंक्शन टेक समथिंग रिटर्न समथिंग नेचर का है। और फिर लाइन नंबर 23 में आप देख रहे हैं ऐड फंक्शन की कोडिंग हमने करी हुई है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि मैं ऐड फंक्शन का नाम बदलकर सम रख दूं तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो फिर मुझे लाइन नंबर 36 में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना? अगर फंक्शन का नाम सम रखोगे तो फिर कॉल ऐड को थोड़ी करोगे, कॉल भी सम को करोगे। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है कि क्या हम इस फंक्शन का नाम सम ना रख के एडिशन रख सकते हैं? अगर रखेंगे तो नीचे भी लाइन नंबर 36 में चेंज करना पड़ेगा। गॉट इट? मुझे बताइए, क्या इस फंक्शन का नाम चेंज करके प्लस रख सकते हैं? नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, तो प्लस रख सकते हैं क्या? भाई जब सम रख सकते हैं, एडिशन रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं ना नाम, तो फिर क्या हम प्लस रख सकते हैं? तो याद करिए सी लैंग्वेज में क्या रूल था। सी लैंग्वेज में रूल ये था कि किसी भी वेरिएबल का, फंक्शन का जब आप नाम रखेंगे तो उसके नाम में अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर के अलावा और कोई सिंबल नहीं आ सकता। याद है सभी को? सभी को याद आ रही है ये बात? सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स के लिए रूल था कि चाहे वेरिएबल का नाम हो, फंक्शन का नाम हो, आप अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर के अलावा कोई नाम में कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। अल्फाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर बस। अब सी प्लस प्लस लैंग्वेज सी से ही बनी है, तो सी के सारे नियम एज इट इज सी प्लस प्लस में आ गए हैं। इस वजह से सी प्लस प्लस में भी आप किसी फंक्शन का नाम प्लस नहीं रख सकते हैं। आप इसलिए प्लस नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि ना तो ये अल्फाबेट है, ना ये डिजिट है, ना ये अंडरस्कोर। समझ में आया कि इसका नाम प्लस क्यों नहीं हो सकता? हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, पर नियम हमने कौन सा यूज किया? सी लैंग्वेज वाला। और सी लैंग्वेज वाला इसलिए यहां पर नियम वर्क करेगा क्योंकि सी प्लस प्लस इज अ सुपरसेट ऑफ सी लैंग्वेज। परंतु सी प्लस प्लस में कुछ नए नियम भी आए हैं। नए नियम ऐसे कि पुराने नियम को डिस्टर्बेंस ना हो। समझ में आ रही बात? पुराने नियम को डिस्टर्ब किए बिना सी प्लस प्लस में नए नियम भी आ गए हैं। सी प्लस प्लस में आप किसी फंक्शन का नाम कोई ऑपरेटर सिंबल रख सकते हैं यदि उस सिंबल को लिखने से पहले ऑपरेटर कीवर्ड लिख दिया जाए। ये सी प्लस प्लस का नया नियम है, पुराना नियम भी नहीं टूटा। क्योंकि पुराना नियम करोगे तो ऑपरेटर कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे होगे, तो बिना ऑपरेटर कीवर्ड के आप प्लस नाम नहीं रख पा रहे हो। तो पुराना नियम का सम्मान रहा, उसका सम्मान बरकरार है, लेकिन यहाँ पे नया नियम भी आ गया कि देखो ऑपरेटर कीवर्ड लगा दोगे तो तुम्हें ये छूट मिल जाएगी कि तुम फंक्शन का नाम प्लस रख सकते हो। अगर तुम फंक्शन का नाम प्लस रख रहे हो ऑपरेटर कीवर्ड लगाकर, तो फिर जब तुम कॉल करोगे तो सम लिखकर थोड़ी कॉल करोगे, तो कॉल भी तुम्हें कैसे करना पड़ेगा? ऑपरेटर प्लस लगा के। मैं एक बार इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करके बता देता हूँ। कुछ नहीं बदला है, नाम पहले ऐड था, अब ऑपरेटर प्लस है, बस। तो डिफाइन करते वक्त भी और कॉल करते वक्त मैंने वो चेंजेस कर दी। रन करता हूँ, ओह कुछ एरर आई है, फिर से रन करता हूँ, हाँ अभी सही चल गया। ठीक है, वो फेटल एरर थी, उसका कोई मतलब नहीं था। यहां पर रन हो चुका है, सेम आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो हमें क्या समझ में आया कि हम यहाँ पर फंक्शन का नाम ऑपरेटर सिंबल के तर्ज पे रख सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके पहले ऑपरेटर कीवर्ड लिखा हो। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सिमरन का डाउट है कि इसका फायदा क्या है, पुलकित का डाउट है कि सारे सिंबल चलेंगे ऑपरेटर से। दोनों का जवाब मैं वन बाय वन दूंगा, ध्यान से सुने आप लोग। सी प्लस प्लस में आप किसी फंक्शन का नाम ऑपरेटर सिंबल रख सकते हैं बशर्ते उसके पहले ऑपरेटर कीवर्ड लिखा हो, और ये ऑपरेटर सिंबल सी लैंग्वेज में एक वैलिड ऑपरेटर होना चाहिए। नोट्स बनाओगे तो अच्छे से लिखना इस बात को, भले पॉज कर करके लिखना, रिवाइंड कर करके लिखना, पर लिखना सही। फिर कह रहा हूं, सी प्लस प्लस में आप किसी फंक्शन का नाम ऑपरेटर सिंबल के रूप में रख सकते हो अगर आप उसके पहले ऑपरेटर कीवर्ड लगा रहे हो तो। एंड वो ऑपरेटर सिंबल सी लैंग्वेज में एक वैलिड ऑपरेटर होना चाहिए। अगर सी लैंग्वेज में वो सिंबल ऑपरेटर था ही नहीं तो आप उसे यहां यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे एट द रेट का सिंबल, सी लैंग्वेज में एट द रेट कोई ऑपरेटर नहीं था, तो सी प्लस प्लस में भी आप फंक्शन के नेम पर एट द रेट नहीं यूज कर सकते। हैश, हैश भी कोई ऑपरेटर नहीं था सी लैंग्वेज में, उसको भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जो सी, अब आपने सोचा कि एक नया सिंबल बना ले, नया ऑपरेटर बना ले, जैसे सी लैंग्वेज में प्लस प्लस था, ठीक है, तो आपने सोचा डबल परसेंट 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 लगा के एक नया ऑपरेटर बना लेते हैं। नॉट पॉसिबल, बिकॉज 2% कोई ऑपरेटर नहीं था सी लैंग्वेज में, तो यहां यूज ही नहीं कर सकते। प्लस प्लस यूज कर सकते हो, ट्रिपल प्लस यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? जो सी लैंग्वेज में वैलिड ऑपरेटर था वही यहां पर फंक्शन का नाम हो सकता है। यस, एम्परसेंड को भी यूज कर सकते हो, सी लैंग्वेज में वैलिड ऑपरेटर था। ठीक है ना? अभी अब सारे एक एक ऑपरेटर मत पूछने लग जाना। मैंने कहा जो सी लैंग्वेज में वैलिड ऑपरेटर नहीं है वो सी प्लस प्लस में फंक्शन का नाम नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई कि नहीं? ओके, अगली बात सुनो। सी लैंग्वेज में जितने ऑपरेटर्स थे
उनमें से भी कुछ ऑपरेटर्स यहां फंक्शन नेम के तौर पे आप यूज नहीं कर पाओगे। देखो, सी लैंग्वेज में जो ऑपरेटर था ही नहीं वो तो यहां यूज कर ही नहीं पाओगे, और जो वैलिड ऑपरेटर्स थे भी उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनको आप यहां यूज नहीं कर पाओगे, जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर, जैसे कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, या रेफरेंसिंग ऑपरेटर, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। समझ में आ रही बात? बिटवाइज ऑपरेटर यूज हो जाएंगे, सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर यूज हो जाएंगे, बाकी सब यूज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ना भाई, अब एक एक पूछोगे क्या? बता तो दिया, हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, सिमरन ने सवाल पूछा था कि इसका फायदा क्या है, अभी बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। और क्योंकि मैं ये बात पढ़ा चुका हूं सिमरन, इसलिए सिर्फ मैं याद दिला रहा हूं, जो आप लोग हो सकता है भूल गए हो या फिर आपके दिमाग के किसी कोने में पढ़ा हो, मैं अभी आपको बताता हूं, ध्यान सुनेंगे। याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरुआत में, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट डॉट लगाकर आप वेरिएबल्स को, मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट लगा के आप मेंबर फंक्शन को यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद सीधे ऑपरेटर यूज करते हैं। याद आया कुछ बिना डॉट लगाए? सी इन सी आउट में तो आपने देखा ही है, याद आ गया सबको? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नया रूल बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। ऑब्जेक्ट के द्वारा हम फंक्शंस को भी कॉल करते हैं, ऑपरेटर को भी कॉल करते हैं, दोनों वर्ब है ना, दोनों कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं ना। ऑब्जेक्ट के द्वारा हम उसके फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं और ऑपरेटर को भी कॉल कर सकते हैं। इंटरनली वो ऑपरेटर भी एक फंक्शन ही होता है, लेकिन हम उसको क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटर। फंक्शन ना बोल के क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेट डेटा एक फंक्शन है, शो डेटा एक फंक्शन है, और ये ऑपरेटर प्लस है। समझ गए बात को? दो तरह की चीजें हो गई, दोनों वर्ब हैं, दोनों एक्शन परफॉर्म करते हैं, पर एक को मैं फंक्शन बोल रहा हूं, एक को मैं ऑपरेटर बोल रहा हूं, ठीक है। अब रूल बताना मेरे को, इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी पहले समझाता हूं। अब तुम्हें फंक्शन और ऑपरेटर में कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए मेरे रूल को सही समझोगे। ऑब्जेक्ट जब अपने फंक्शन को कॉल करता है तो डॉट लगा के कॉल करता है, क्लियर? दूसरी बात सुनो, ऑब्जेक्ट जब अपने ऑपरेटर को कॉल करता है तो उसके पास दो तरीके हैं, डॉट लगा के भी कॉल कर सकता है और बिना डॉट लगाए भी कॉल कर सकता है। समझ में आई क्या बात? अभी सिंटेक्स बताता हूं। पर ऑब्जेक्ट अपने फंक्शन को कॉल करेगा तो डॉट लगा के ही कॉल करेगा, पर अगर अपने ऑपरेटर को कॉल करेगा तो डॉट वाला तरीका भी है और बिना डॉट वाला तरीका भी है। तो दोनों के सिंटेक्स में क्या अंतर है वो समझो। अगर डॉट वाला तरीका यूज करोगे तो वो वैसे ही कॉल होगा जैसे कि आप फंक्शन को कॉल करते हो। जैसे जैसे तुम यहां लिखते हो सी आउट हेलो, लिखते हो, तो तुमने यहां पर डॉट वाला तरीका यूज किया कि बिना डॉट वाला? बिना डॉट वाला ना। तो मैं कह रहा हूं इस काम को तुम डॉट ऑपरेटर की मदद से भी कर सकते हो। कैसे करोगे? सी आउट के बाद अगर तुम डॉट लगाओगे तो फिर ऑपरेटर कीवर्ड भी लिखोगे, और ये जो ऑपरेंड है इस पर पैरेंथेसिस भी लगाओगे क्योंकि ये आर्गुमेंट है। एक ही बात है, एक ही बात है। तो अब लाइन नंबर 37 देखो, मैंने यहां पर C1 के द्वारा प्लस ऑपरेटर को कॉल किया है डॉट वाले सिंटेक्स से। तो मैंने लिखा C1 डॉट ऑपरेटर प्लस और पैरेंथेसिस में C2। यदि मैं बिना डॉट के इसको एक्सेस करना चाहूं, ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं, C3 असाइन C1 के बाद डॉट नहीं लगेगा, और डॉट नहीं लगाओगे तो ऑपरेटर कीवर्ड भी नहीं लिखोगे, सीधे लिखोगे प्लस, और जो आर्गुमेंट है उसमें पैरेंथेसिस भी नहीं लगाओगे, सीधे लिखोगे C2। आया क्या समझ में? क्या सिमरन अब आपको समझ में आया? क्या क्या फायदा अब कुछ समझ में आया क्या? अगर डॉट वाला तरीका अपनाओगे तो तुम्हें फायदा समझ में नहीं आएगा, तो आप उतनी मेहनत करना भी नहीं चाहोगे, आप बिना डॉट वाले तरीके में ज्यादा कंफर्टेबल हो। बिना डॉट वाले तरीके से फायदा क्या हुआ? देखो सुनो, एक तो तुमको ज्यादा लिखना नहीं पड़ रहा, सीधा सीधा फायदा बता रहा हूं। दूसरा फायदा यह है कि तुम C1 और C2 को कन्वेंशनल तरीके से ही ऐड कर रहे हो, तो जो तुम्हारी समझ है आज तक प्लस ऑपरेटर को लेकर, तुम उसी कंटिन्यूएशन में C1 प्लस C2 लिखना ज्यादा आसान समझोगे। C1 प्लस C2 आप बोलोगे जैसे 3 प्लस 4 करते आ रहे हैं वैसे C1 प्लस C2 भी है, लेकिन अगर C1 डॉट ऑपरेटर प्लस फिर पैरेंथेसिस में C2 ऐसा लिखने को कहूंगा तो ऐड फंक्शन आपको ज्यादा बेटर लगेगा। क्या नहीं लिख सकते शहनवाज? मैंने दोनों तरीके से तो लिख के बता दिया बेटा। C1 प्लस C2 लिखना ज्यादा कन्वीनियंट है ना। तो हमको ऐसा लगेगा कि जैसे नॉर्मली हम कोई भी दो डेटा को प्लस करते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के दो डेटा को भी प्लस कर रहे हैं, तो ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट हो रहा है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग डिटेल्स। कैसे हो रहा है काम, इससे कोई मतलब नहीं है। यूज करने वाला सिर्फ ये सोच रहा है कि मुझे C1 और C2 को ऐड करना है, उसने प्लस लगाया, बीच में ऐड हो गया। पर कभी वो ध्यान से सोचे या समझने की कोशिश करे तब उसे पता चलेगा कि ओके, ये मैं फॉर ग्रांटेड ले रहा था, मैं तो सोचा था कि जैसे 3 प्लस 4 होता है वैसे C1 प्लस C2 है। एक्चुअल में तो यहाँ पर C1 ने प्लस को कॉल किया, प्लस में C2 एज एन आर्गुमेंट पास हुआ, और प्लस ने जो रिटर्न किया वो C3 में असाइन हुआ है। यस, हमें डिटेल्स में उलझना नहीं पड़ा। एब्स्ट्रैक्शन का, और सी देखो उस एब्स्ट्रैक्शन को बढ़ावा देती है, और एब्स्ट्रैक्शन इज अ गुड कॉन्सेप्ट। अच्छा मुझे बताओ, सी आउट को अभी तक तुम यूज कर रहे थे, तुम्हें नहीं पता था डॉट के बाद ऑपरेटर लगा के ऐसे भी लिखा जा सकता है, तुम्हारे लिए इजी हो रहा था ना, कन्वीनियंट था कि नहीं था?
अच्छा ही था ना आपके लिए, नुकसान क्या था, उसका फायदा ही है ना। तो एब्स्ट्रैक्शन है कि आपको आपका काम चलाने के लिए क्या लिखना है वो समझ में आ गया ना, कैसे हो रहा है काम ये समझना जरूरी नहीं है, समझना चाहोगे तो समझ लेना, लेकिन वो समझ में नहीं भी आएगा तो भी तुम्हारा काम नहीं होगा। और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका टाइम खराब ना हो। आगे बात समझ में सभी को? क्या आपको नहीं लगता कि प्लस ऑपरेटर का जो मीनिंग अभी तक था, अब एक नया मीनिंग प्लस ऑपरेटर का क्रिएट हो गया है। अब प्लस ऑपरेटर दो कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यूज के बीच में भी लग सकता है ना। देखो एक्सप्लेन करने को बोलूंगा ना तो लाइन नंबर 37 को अभी भी वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा। C1 ने प्लस को कॉल किया, C2 एज एन आर्गुमेंट पास हुआ, प्लस ने जो रिटर्न किया वो C3 में साइन हुआ, बोलेंगे अभी भी वैसे। लेकिन प्लस ऑपरेटर के अब एक नया मीनिंग हमने अपनी क्लास यानी हमने जो डेटा टाइप बनाया कॉम्प्लेक्स उसके रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर दिया। वी हैव डिफाइंड मीनिंग ऑफ प्लस ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स टाइप, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हमने बनाया। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने का एक तरीका है। तो व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग? जब भी आप किसी क्लास में एक नए ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं आप ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं। डिफाइनिंग अ न्यू मीनिंग ऑफ ऑपरेटर विथ रिस्पेक्ट टू आवर क्लास इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। या दूसरे शब्दों में कहूं, व्हेन वन ऑपरेटर सिंबल is overloaded with multiple implementation, then it is called operator overloading. क्लियर है? यस, पुराना मीनिंग भी एग्जिस्ट करेगा, नया मीनिंग भी एग्जिस्ट करेगा। अब ये कंपाइलर का काम होता है कि जब वो ऑपरेटर का कॉल देखेगा, जैसे लाइन नंबर 37 में, तो वो देखेगा ना कि उसके ऑपरेंड्स किस टाइप के हैं। ऑपरेंड के टाइप के आधार पे वो समझ जाएगा कि कौन सा वाला प्लस कॉल करना है। तो बाइंडिंग तो वही करेगा, अभी बाइंडिंग ही है ये भी। फंक्शन ओवरलोडिंग में भी यही होता था ना। तो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों ही कंपाइलर के द्वारा डिसाइड होती है कि कौन सा वाली डेफिनेशन इसकी चलनी है। क्लियर? क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर आपको कुछ और ऑपरेटर्स ओवरलोड करने हैं। एक तो आप माइनस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करें, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करें, ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करें। ठीक है, क्या हो गया? अभी लाइन नंबर 34 चलेगी ना? क्यों नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। फिर आप टाइम क्लास बनाइए जो आपने पहले भी बनाई है, दो टाइम को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करिए, ग्रेटर देन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करिए, जिससे कि आप दो टाइम को कंपेयर करके बता सकें कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो ये 5 ऑपरेटर्स हैं, 3 कॉम्प्लेक्स क्लास में और 2 टाइम क्लास, ये आपको ओवरलोड करने हैं। समझ में आया? कंपेयर करना है साधव, कॉम्प्लेक्स क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं कि नहीं। ठीक है, यस सिमर, बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मुझे ना कोई छोटी छोटी सी कंफ्यूजन है। जैसे कि आपने बताया था ना कि हमें कंस्ट्रक्टर क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि मतलब गार्बेज वैल्यू होती थी हमारी वेरिएबल्स में। तो मतलब कोई भी फंक्शन कॉल करते थे तो स्टोर डेटा फंक्शन अगर हम कॉल करेंगे तो गार्बेज वैल्यू दिखाएगा वो, उसका कोई जैसे बुक आईडी में वो कोई भी नंबर दिखा देगा, नाम में भी कोई नंबर दिखा देगा स्टूडेंट के। सर बट लाइक हम कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हम दो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर जो गार्बेज वैल्यू रखी होगी वो कोई ना कोई नंबर ही होंगे। तो सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए अगर कंपाइलर कंस्ट्रक्टर ना कॉल करे तो तभी चल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट तो करेगा ही ना, मतलब दो गार्बेज वैल्यू पर नंबर तो है ही ना। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये केवल कॉम्प्लेक्स की बात नहीं और वो नंबर कहीं एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ऐसा नहीं है। हमारे सिस्टम में वो नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, दुनिया में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इससे मुझे मतलब नहीं है। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स क्लास नहीं है, स्टूडेंट नाम की क्लास, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट एस1 बनाया, उसके अंदर गार्बेज वैल्यू, तो क्या आप बोलोगे कि ये स्टूडेंट कहीं तो एग्जिस्ट कर रहा हो? नो सर, मतलब कॉम्प्लेक्स के लिए आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लिए सोच रहे हैं, पर ये दोनों जगह एक ही बात है। ओके सर। आप हमें देखो, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या जरूरत है? हम किसी सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ जरूरत पड़ रही होगी, वी डोंट नो, Yes, होगा sir. सिस्टम। तो उसमें मुझे लेट्स से आई हैव टेकन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Yes, sir. मैंने कोई पर्टिकुलर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को चूज करना है, Yes, sir. गार्बेज वैल्यू रखी है, तो वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिस्टम में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मतलब जो हम यूज करने वाले हैं हम हमारा रियल यस, जो हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करे, ये स्टूडेंट के एग्जांपल से आप समझ गए जल्दी। यस सर, कॉम्प्लेक्स वाले में। और सर एक छोटी सी बात और है, जैसे सर हम ऐड फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे अगर क्लास कोई और बनाता है और मेन फंक्शन कोई और बनाता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो सर मेन वाला जो जैसे हम मेन का काम देंगे बनाने के लिए, तो सर उसे बताओगे ना कि भाई इसमें ये वाली वेरिएबल्स बना रखी है मैंने, वही वाले। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन से मिलेगा, उसे कोडिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें चेंजेस करने को नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप प्रिंटर फंक्शन की कोडिंग नहीं देख सकते, बट यूज करने के लिए जितना नॉलेज चाहिए उतना आपके पास है। थैंक यू क्वेश्चन, थैंक यू। ओके वेलकम। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को ऑपरेटर ओवरलोडिंग? आज तो शुरुआत है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, अगली क्लास में भी चलेगा। ठीक है।
अनिरुद्ध, हेडर फाइल में किसी भी फंक्शन की कोडिंग नहीं होती है, ठीक है। चल, आज हम लोग ऑपरेटर वॉल्यूम की शुरुआत करिए, नेक्स्ट क्लास में भी चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से, और जो असाइनमेंट दिया है वो जरूर कर लेना, ठीक है। चल, गुड नाइट अंकुश।